राम राम सा। आपका वापसी स्वागत है द बकर शो विद आरजे में। ठंड का मौसम है, मौसम भी थोड़ा कोजी है, तो मैं तो यही कहूंगा घर बैठ के देखो द बकर शो विद आरजे। आज हमारे साथ जो भाई हैं वो यूथ में फेमस हैं। ना कोई यूट्यूबर है ना कोई इन्फ्लुएंसर है, लेकिन यूथ उनसे प्रभावित होती है। तो आज हमारे साथ है डूसू प्रेसिडेंट तुषार देड़ा भाई। बढ़िया भाई। तुषार भाई, एक बात थी कि मतलब इलेक्शन, ड्यूक इलेक्शन ना ऑल ओवर इंडिया फेमस है। जी इलेक्शन मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी हो, लेकिन ड्यू के इलेक्शन अपनी तरफ एक महत्व रखते हैं हर चीज का। जी। तो आपकी क्या जर्नी थी कि मतलब आप इलेक्शन लड़ने का आपने सोचा? जर्नी तो बहुत पहले से ही थी। मतलब क्या है कि मेरे एक बड़े भाई हैं जो कजन है मेरे, उनका था कि वो शुरू से यूनिवर्सिटी जाते थे, तो लोग उस समय जब मैं बहुत छोटा था तो आना जाना वहाँ होता रहता था। बहुत सारे ऐसे डूसू अध्यक्ष थे जो उस समय आते थे। और उसके बाद हमने भी एक मन में सोचा था कि भाई हम भी आने वाले समय के अंदर छात्र संघ का चुनाव लड़ेंगे। तो 2015 से ही मैं, जब मैं स्कूल के समय से ही मैंने एबीवीपी में जुड़ा। हमारी एक सबसे छोटी इकाई होती है नगर की, तो नगर की इकाई से मैं जुड़ा। 2016 सत्यवती कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। और उस समय फिर क्या था कि जब मैं वहां पहुंचा तो कॉलेज के अंदर छात्रों की समस्या देखकर फिर और ज्यादा जो हमारी भावना थी वो और ज्यादा बढ़ी कि हम आने वाले समय के अंदर, क्योंकि मैं कॉलेज के अंदर भी चुनाव लड़ चुका हूँ। 2016 में मैं कॉलेज से सीसी रहा। कॉलेज में मैंने बहुत सारे छात्रों की समस्याओं का समाधान किया। अपने सत्यवती महाविद्यालय के अंदर ऑडिटोरियम का निर्माण, ऑडिटोरियम बन चुका था, बट क्या है कि उसके अंदर एसी की सुविधा ना होना, कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत खराब था। आज आप जाके देखेंगे कि सत्यवती में बहुत सुधार आया है। तो जब कॉलेज की राजनीति से शुरू करा तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलते थे जो अलग अलग कॉलेजेस के थे। वो मुझे अपने अपने कॉलेज की समस्या बताते थे, क्योंकि मैं एबीवीपी के अंदर भी लगातार एक्टिव रहा। तो उस समय जो भी छात्र संघ होता था हम उनके द्वारा उनकी जो समस्या था उसका समाधान करते थे। और वहां से ऐसी जर्नी शुरू हुई कि आज मैं आपके सामने दूसरे अध्यक्ष बैठे। तो आपकी जैसे बहुत भारी मात्रा में आप जीते थे वोटिंग से, जी। ठीक है, तो 4 सीट थी तो उसमें 3 सीट आपकी आई थी। हाँ जी। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि चौथी सीट भी मेरी होनी थी, क्योंकि आपका ये था सपना कि मैं चारों सीटें लेके आऊं? वही मेरा मतलब ये था कि एज ए डूसू प्रेसिडेंट अगर हम आए तो एबीवीपी में चारों सीटों के साथ आए। बट क्या था कि वो चुनाव होता है बैलेट नंबर का, तो बैलेट नंबर 1 का बहुत प्रभाव पड़ता है। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंटल कैंडिडेट था उसका बैलेट नंबर नीचे था, और जो एनएसयूआई का था उसका बैलेट नंबर टॉप पे था। तो क्या है कि स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहली बार वोट करते हैं, तो बैलेट का ही वहां फर्क रहा जिसके कारण वो एनएसयूआई चुनाव जीती। नहीं तो हम चारों सीट जीतते। तो मतलब बेसिकली पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बचपन में सोच लिया था कि मतलब हाँ, मेरे को इलेक्शन लड़ना सोचा भी है? था। और क्या है कि एक अपना ये रहा है कि मैं हमेशा शुरू से अपने से बड़ों के साथ बैठूं, तो वहां से भी एक राजनीति की समझ का ज्ञान हुआ, तो उसके कारण हमें। तो आपने भी सोचा है कि मतलब आगे मैं पॉलिटिक्स में किस लेवल तक, मतलब आपने अपने आप को देखा हो कि मैं इस लेवल तक जाना चाहता हूँ तो पॉलिटिक्स? मैं आपको बताऊं क्या है कि ये तो मेरा संगठन तय करेगा, क्योंकि मैं एक संगठन का अनुशासित कार्य करता हूँ। 2015 में एक सबसे छोटी इकाई नगर की इकाई से 8 अध्यक्ष बन के बैठे हैं, तो वो भी संगठन ने तय करा है। आने वाले समय में संगठन जो तय करेगा हम वहां जाएंगे। संगठन कहेगा कि भाई आपको समाज का कार्य करना है तो समाज का कार्य करेंगे। संगठन कहेगा कि आपको राजनीति करनी है तो राजनीति करेंगे। जो मैंने मतलब इस इलेक्शन की चीजें देखी थी, तो ये इलेक्शन ना ज्यादा चर्चित था न्यूज में, हर चीज में, लड़ाई झगड़ों में। तो इन लड़ाई झगड़ों में आपका कितना मतलब हाथ था? नहीं, अपना तो देखो हाथ वाथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बट क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने हमें छेड़ा तो हमने उसका जवाब दिया, और जवाब तरीके से दिया। हमने लोगों को दिखाया, मैंने अपना सोशल मीडिया हैंडल पे डाली भी हुई है कि वो लोग गाड़ी फोड़ रहे थे, हम स्टूडेंट से मिल रहे थे। तो एक आप रील देखेंगे, उसमें रील में है भी वो लोग, उन लोगों ने मेरी रात को एक गाड़ी फोड़ी। अगले दिन हम स्टूडेंट से मिले और उनको भी हाथ जोड़ के बिल्कुल प्रणाम करा। और क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इस बीच में फायदा ले जाते हैं। मुझे भी नहीं पता वो लोग कौन थे। क्योंकि करोड़ों की गाड़ियां फोड़ी गई है। फोड़ी है, बहुत सारी फोड़ी। बहुत चलते थे, रील चल रही थी, लोगों को उसके पीछे की कहानी नहीं पता कि मतलब वो लड़ाई हुई क्यों थी। लड़ाई तो भाई हर एक घंटे में हो रही थी वहां उस समय, क्योंकि लोग आते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं आपस में, किसकी कहाँ किस बात पे तू तो मैं हो गई। और उस टाइम क्या है कि इलेक्शन के टाइम पे ग्रुप ज्यादा रहते हैं,
आपस में यही था। बहुत सारी ऐसी भी थी जो पॉलिटिक्स से अलग थी, जो बिल्कुल न्यूट्रल लड़ाइयाँ थी, वो भी चुनावों के बीच में हो गई, उनको भी चुनावों का नाम दे दिया गया। और इसमें आपके इलेक्शन में एक चर्चित चीज और थी, आज तक किसी ड्यू इलेक्शन में ना रोल्स रॉयल्स नहीं आई, आरआर नहीं आई कभी, आपके में थी। तो वो भी बहुत चर्चित थी कि मतलब लोगों के लिए कि एक कॉलेज यूनिवर्सिटी इलेक्शन के बीच में एक आरआर घूमती है। आरआर का क्या है कि वो सब व्यवहार के तौर पे है। मेरे एक बड़े भाई हैं, उनकी वो आरआर है, तो वो मतलब शुरू से ही मेरे ऐसे सपोर्ट में रहे हैं। तो उनका कहना था कि भाई मैं तुझे इसमें लेकर जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो आपकी खुद की कौन सी पर्सनल गाड़ी है? मेरे पास पर्सनल इनोवा है, एक डिस्कवरी है, सियाज है। तो भाई होंगे आपके, ज्यादातर तो मेनली भाई होंगे, भाई सपोर्टिव हैं में सब। भाई होंगे। तो आपका सबसे करीबी भाई कौन है, मतलब कि जिसपे कहते हैं ना कि आंख बंद करके मैं भरोसा करता हूँ कि यार मुझे भाई, कुछ भी चाहिए हो आपके कैमरे पे सारे भाई पूरा मान जाएंगे। मेरे सभी करीबी हैं। और मतलब मेरे साथ है ऐसा कि लोग ये बोलते थे एक समय पर कि अभी तुषार ऐसा है, तुषार का व्यवहार आज ऐसा है क्योंकि तुषार को चुनाव लड़ना है। जब तुषार डूसू प्रेसिडेंट बन जाएगा तो तुषार का व्यवहार बदल जाएगा। तो आज वो लोग ये बोलते हैं कि तुषार उससे भी ज्यादा अच्छा है। तो मेरी बहुत कोशिश ये है कि जैसा मैं चुनाव से पहले था, मैं उससे भी ज्यादा अच्छा चुनाव के बाद रहूं। और भाइयों का तो क्या है कि मेरे साथ जितने भी भाई हैं वो सभी दिल से लगे हुए हैं, जिन्होंने भी मेरा साथ दिया, मेरे साथ लगे। एक ड्यू यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में कितना पैसा लग जाता? फिर पैसे तो भाई मेरा तो 5,000 लगा। नहीं, लेकिन वो आप बता रहे थे, लेकिन एक ओवरऑल एक मतलब काउंट्स में अगर हम बात करें। ओवरऑल यार ये है कि जो साथ के लोग होते हैं वो अपना खर्चा करते हैं। और मैं ऐसा कोई, मैं कुछ आपको ऐसा फिगर बता नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो लिंगदो कमेटी है, लिंगदो कमेटी के अंदर 5,000 रुपए तक ही आप दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में खर्च कर सकते वो हैं। तो लीगली हो गया ना तो लीगली 5,000 खर्च हुआ मेरी जेब से। भाई, मतलब एक होता है कि हम बचपन से चीजें सीखते हैं, देखते भी आ रहे हैं, ठीक है। तो एक हर फैमिली से ना एक सपोर्ट सिस्टम होता है, तो मतलब घर में एक होता है कि जो इंसान हर चीज में हमारा साथ देता है, सपोर्ट करता है। हम्म। तो आपके डैड नहीं है, जैसे मुझे जो आइडिया है। तो अभी आपके घर में आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्या है फैमिली का? जो अभी मेरे घर में है, मेरे घर में मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम वो मेरी माता जी हैं। क्योंकि माँ से ज्यादा सेक्रीफाइस कोई नहीं करता। बहुत सारा समय ऐसा होता था कि मैं 4 बजे 3 बजे आ रहा हूँ, फिर वो उठकर मेरे लिए खाना बना रही हैं गरम। उसके बाद मुझे 7 बजे उठना है तो 7 बजे मुझे उठा भी रही हैं। और बहुत सी बार ऐसा होता था कि मैं रात को 4 बजे आया और मुझे 7 बजे जाना है, तो खुद भी है ना मेरे अलार्म को मेरे फोन को एक साइड रख देती थी कि थोड़ी देर और सो जाएगा। और बहुत सी बार ऐसा होता था कि मैं आया, मम्मी सोई हुई हैं, तो एक बार क्या हुआ कि मेरे को सुबह जल्दी जाना था और मेरा मन नहीं था कि मैं मम्मी को उठाऊं। तो मैंने एक पेपर लिया, पेपर पे मैंने लिखा कि मम्मी मुझे सुबह जल्दी उठा देना, इस टाइम उठा देना, और वो स्टिक कर दिया मिरर पर। तो मम्मी जैसी सुबह उठी तो मम्मी ने मिरर पर देखा, तो सुबह जब उठाया, तो मतलब जो ये जर्नी है ना, ये बहुत दिलचस्प थी। और मेरी माता ने, मेरी मम्मी ने बहुत साथ दिया। गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं यार। मतलब कि कोई पसंद है? ये देखो, आप जिस पोस्ट पे हो, मतलब मैं पोस्ट नहीं करता, पहली बात तो होता है किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई होता है, लेकिन अब जिस पोस्ट पे तो लोग बहुत आते होंगे, मैसेजेस भी बहुत आते होंगे। तो कोई मतलब पसंद, कोई नहीं ऐसा crush? कोई अभी मैं आपको सच बताऊं, कभी ऐसा टाइम मिलता ही नहीं है। मिलता है क्यों नहीं है, क्योंकि मैं रात को 1 1:30 2 बजे तक तो अपने भाइयों के साथ रहता हूँ। फिर मैं थोड़ी देर घर जाके अपनी मम्मी से बातें करता हूँ रोज। फिर सुबह उठ के फिर वही रूटीन, इधर उधर भागना, तो कोई रुकती ही नहीं है। तो मतलब वो कहते नहीं कि मेरी वाली तो मेरी माँ लाएगी। तो वो वाला हिसाब है कि आपके वाली अपनी बिल्कुल मम्मी लेके बिल्कुल। आएंगी। अब जैसे चीजें जर्नी चल रही है, आपने देखी होंगी, तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपके प्रेसिडेंट बनने से पहले जो बदलाव आपको लगते थे कि हो जाने चाहिए, या जो आपने सोचे थे, वो पूरे हो गए, या अभी उसमें मेहनत करनी बाकी है? नहीं, अभी तो उसमें बहुत मेहनत करनी बाकी है। मेहनत मतलब कम नहीं, बहुत ज्यादा। और उसमें क्या है कि मैं अकेला भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे को जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे साथ दिया, जिन्होंने मुझे यहाँ लाए और मैं उन्होंने अध्यक्ष बनाया, उनका भी साथ बहुत जरूरी है। क्योंकि एक मेट्रो कंसेशन पास का हमारा एक विषय है, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आज बता दूं, मेट्रो कंसेशन पास के लिए हम स्टूडेंट्स के लिए लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी स्टूडेंट मिलते हैं, वो भी ऑफिस में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो भाई वो पूछते हैं कि भैया मेट्रो कंसेशन पास कहाँ है। तो मेट्रो कंसेशन पास के लिए हम लगे हुए हैं। मैं अभी दिल्ली के जो एलजी साहब हैं उनसे भी उसके विषय में मिल के आया, और यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी मैंने बोला, और मेट्रो को भी मैंने अपनी साइड से एक चिट्ठी भेजी। तो उसमें भी हमारी अभी चल रही है। और
यूज स्पेशल बसेस, कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खराब था कॉलेज का भी। अभी मैंने आर्ट्स फैकल्टी के लिए भी एक वीडियो डाली। आर्ट्स फैकल्टी में उस दिन रात को गया 12:30 या 1 बजे, स्टूडेंट्स वहाँ अपनी पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे। तो क्या है कि मैं वहाँ घूम रहा था, मैं और 1-2 लोग और थे, मैं ऐसे मिलता रहता हूँ। तो कुछ स्टूडेंट आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि भैया यहाँ जो लाइट है वो खराब है और पानी की व्यवस्था नहीं है, तो आप आज जाके देखिए, वहाँ सारी लाइट लग चुकी है और पानी के लिए भी वहाँ काम चालू हो चुका है। तो ऐसे ही हॉस्टल का भी विषय है, नए हॉस्टल निर्माण का भी अभी हमने वीसी सर से भी मिले, वीसी सर से बोला कि नए हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन कराएं, तो उन्होंने भी हमें बहुत सारी चीजें बोली। अभी एक चीज और जो मैं यहाँ से बता दूं, क्योंकि अभी तक स्टूडेंट को हमने ये बात बताई नहीं, हम एक स्टूडेंट सेंटर बनाने जा रहे हैं डीयू में, मेन डीयू कैंपस में कहीं भी, जिसमें क्या है कि स्टूडेंट को कमला नगर, विजयनगर, अड़चन यहाँ नहीं जाना होगा। अगर आपको मैगडी चाहिए तो स्टूडेंट सेंटर में मिलेगा, आपको डोमिनोज चाहिए वो स्टूडेंट सेंटर में मिलेगा। तो हम एक स्टूडेंट सेंटर, अभी हमारी इस विषय पर चर्चा चल रही है और हम ये बनाएंगे जल्द से जल्द। आई विश कि आपकी चीजें पूरी हों, मतलब जो भी आप जिस चीजों में संघर्ष कर रहे हो वो चीजें पूरी हों। लेकिन एक चीज होती है ना, जो नॉर्मली मैंने देखा, मतलब आप बताओ कि जैसे मैं सुना है, मतलब एक्चुअली मैं ड्यू से नहीं हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन सुनते हैं, हम पढ़ते भी हैं, तो ड्यू में अभी भी वो चीजें होती हैं, पार्टीज होना, पार्टीज, मूवीज दिखाना, मतलब हाँ अंदर कैंपस की चीजें पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, इलेक्शन टाइम पे क्या है कि ये लोग डरते हैं चुनाव हारने से, वो लोग करते हैं और करी भी उन लोगों ने, और वो हारे चुनाव। तो आपको इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा? फर्क क्या है अब भाई, एक स्टूडेंट की मानसिकता होती है। 8 साल लगातार, मेरा बैलेट नंबर भी 8 था, और मैं 2015 से ही विद्यार्थी परिषद में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भी संघर्ष कर रहा हूँ। तो जब मेरा बैलेट नंबर 8 आया तो मैं अंदर ही था, मुझे बहुत खुशी हुई, और एकदम दिमाग में एक बात जागी कि 8 साल के संघर्ष में बैलेट नंबर 8। तो यही मैसेज हमने स्प्रेड किया, स्टूडेंट तक ये मैसेज पहुंचा, और मैं भी लगातार इस समय से, मतलब हर कॉलेज के अंदर टीम, एबीवीपी अपने आप में बहुत मजबूत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, और एबीवीपी की पावर ने और हमारी मेहनत ने मैं छात्र संघ चुनाव जिताया। और जो लोग डरते थे उन्होंने पार्टीज की, कोई मूवी दिखा रहा है, कोई कहीं ले जा रहा है, कोई रात को पिज्जा बंटवा रहा है, कोई चॉकलेट बंटवा रहा है, तो क्या हुआ उनसे? हारे वो लोग चुनाव। स्टूडेंट अपना मन बना लेता है, स्टूडेंट को भी सारी चीजें दिखती हैं। अब इस चीज के लिए क्या बोलना चाहोगे? जैसे बहुत लोगों का मन होता है कि ड्यू में पढ़ना चाहते हैं, बहुतों का एडमिशन हो भी नहीं पाता क्योंकि परसेंटेज, बहुत सारी चीजें होती हैं, एग्जाम्स फंस जाते हैं। इसके अलावा बहुतों का मन होता है, क्योंकि मेनली ड्यू में एडमिशन अगर लड़कों की बात करो तो वो इसलिए लेना चाहते हैं आज से कि उन्हें इलेक्शन लड़ना है। तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे? ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कभी हम भी ऐसे ही आए थे। 2016 में जब मैं आया तो आते ही मैं कॉलेज में, तो आप परसेंटेज पे गए थे कि मतलब? परसेंटेज, हाँ 76% थी मेरी 12th में। तो मैं जब आया तो आप यकीन मानना, 2015 में ही, 15 के लास्ट में, जो मतलब लास्ट ईयर का बैच था, जो मेरे भी सीनियर थे जो पास आउट हो गए थे, मेरे एडमिशन से पहले मैंने वहाँ कॉलेज के बाहर पोस्टर लग चुके थे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम तुषार डेड़ा। तो लोग पूछते थे, जो मेरे भी सीनियर थे, जो मुझे भी नहीं मिले कभी, वो भी पूछते थे कि तुषार डेड़ा कौन है। और उसके बाद से ही मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि मैंने बिल्कुल एक चयन कर रखा था कि मुझे इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है। मेरा ये नहीं था कि हाँ भाई मुझे हिंदू या फिर कहीं, सत्यवती था, सत्यवती के अंदर अपने भी कुछ लोग थे पहले से, तो सत्यवती के अंदर एडमिशन लिया और आते ही चुनाव लड़ा। तो ऐसे मेरे ऐसी सोच की, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ आते हैं, और क्योंकि राजनीति के लिए भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दिल्ली विश्वविद्यालय। तो भाई मतलब जैसे मैं अभी न्यूज में देख रहा था कि ऑफिशियल्स में कि कुछ चल रहा है अंबेडकर कॉलेज और ड्यू के बीच में कुछ फंडिंग से रिलेटेड बात, तो उसके बारे में विषय में आप क्या कहेंगे? ये क्या है कि दिल्ली सरकार ने अभी, दिल्ली सरकार की जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हमारे केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, उनको एक चिट्ठी भेजी। उसमें उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे 12 कॉलेजेस हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आते हैं, जो दिल्ली सरकार फंड करती है। तो उन्होंने ये बोला कि या तो इन कॉलेजों को अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर शिफ्ट करो, नहीं तो क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इनका फंड अपने आप उठाए। तो इसमें हमारी मीटिंग हुई, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बुलाया, एक कमेटी बनी, कमेटी की मीटिंग हुई, उस कमेटी में मैं भी था। तो उस कमेटी में ये चर्चा हुई कि क्या करना चाहिए। तो वहां दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने अपना विषय रखा कि भाई
1985 से लेकर 1999 के बीच ये 12 कॉलेज बने। इन 12 कॉलेजों को बनाने के लिए दिल्ली सरकार खुद अपनी यूनिवर्सिटी के पास आई और उन्होंने बोला कि ऐसे कुछ कॉलेजों का आप क्या निर्माण कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने बोला कि हाँ हम कर सकते हैं। ये कमिटमेंट है ऑन पेपर ऑन लेटर जो दिल्ली सरकार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को दी कि जो ये 12 कॉलेजेस जो भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉलेजेस बने, तो जो भी ये कॉलेजेस है इनका खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। उस बीच में दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार भी आई, कांग्रेस की सरकार भी आई, पर 2015 के बाद, तब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, 2015 के बाद पता नहीं क्या हुआ कि ये लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास बार बार आने लगे कि इन कॉलेजों को आप अपने आप फंड करो, इन कॉलेजों को आप अपने आप फंड करो। बीच में क्या था कि एक कॉलेज ऐसा था जिसमें स्टूडेंट फंड में से इन्होंने टीचर्स की सैलरी दी, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लड़ी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोर्ट भी गई और कोर्ट जाकर जो टीचर्स की सैलरी स्टूडेंट फंड में से कट रही थी वो रोककर टीचर्स को सैलरी दिलाई। तो अभी क्या है कि हमने भी अपनी बात वहां पर रखी कि जो ये 12 कॉलेज हैं उनका जितना भी फंड जैसा भी दिल्ली सरकार करती आई है वो वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि अंबेडकर यूनिवर्सिटी भी एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय है और दिल्ली सरकार भी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी। तो हमने वहां बोला कि जो ये कॉलेज हैं, ये 12 के 12 कॉलेज एज इट इज ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे और ना इसका फैसला आप लोग ले सकते, ना केंद्र सरकार ले सकती, ना दिल्ली सरकार ले सकती। इसका फैसला जो वहां पढ़ रहे स्टूडेंट वो लेंगे और उनके चुने हुए प्रतिनिधि वो लेंगे। तो हमने इसके बारे में फिर क्या है कि कॉलेज टू कॉलेज हमने ऐसी एक मीटिंग की, वहां के कॉलेज के अध्यक्ष और सीसी की मीटिंग हुई, उनसे भी हमने ये बात पूछी, तो उन्होंने भी स्पष्ट बोला कि जैसा ये चलता है वैसे ही चलना चाहिए। तो हमने भी फिर इस पर अपना मत रखा कि आने वाले समय, चलो इस बार तो आप लोगों ने बात उठा दी क्योंकि दिल्ली सरकार के पास 400 करोड़ रुपए दारू के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, झूठा शिक्षा का मॉडल वो लोग दिखाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, पर वो उस पर खरे उतर नहीं रहे। एक बार क्या हुआ, 2019 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव दिल्ली के अंदर चल रहे थे, इनके कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय जी एक अपनी सभा कर रहे थे, तो मैं बाय चांस रोड पर से वहीं से जा रहा था और मुझे पता लगा कि अंदर गोपाल राय आए हुए हैं। तो गोपाल राय जी, मैं अंदर गया, अंदर जाने के बाद बहुत सारे लोग थे वहां, आम आदमी पार्टी की टोपी पहन के सभा हो रही थी, 200-300 वहां लोग थे। तो मैंने उनसे पूछा, वैसे ही बीच में हाथ उठाकर, तो मैंने उनसे पूछा, ये वीडियो है मेरी सोशल मीडिया पे, कि सर जब आप लोग अपना मैनिफेस्टो दे रहे थे तब आपकी सरकार सबसे पहले बनी, तब आपके मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम दिल्ली के अंदर 20 नए कॉलेजों का निर्माण करेंगे। तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि उनमें से कितने कॉलेजों का निर्माण हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और हुआ तो वो कॉलेज कहाँ है? तो उन्होंने मुझे बताया कि एक भी कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ। इनकी सरकार को 5 साल हो चुके थे। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार ने हमें जमीन नहीं दी। ये तो अटपटा था। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये तो वो वाली बात हो गई कि आपके पास चीज कुछ करने के लिए है नहीं, आपको रूल रेगुलेशन का पता नहीं था। अगर केंद्र सरकार ने जमीन नहीं दी तो वो आप लेटर दीजिए कि आपने कितनी बार केंद्र सरकार से जमीन मांगी। तो वो वहां भौचक्के से हो गए। उन्होंने बोला कि नहीं, अब आने वाले समय के अंदर बनवा देंगे। तो मैंने, सर ये तो वो वाली बात हो रही है कि मैं ही कहीं खड़ा होकर बोलने लगूं कि भाई मेरे पास इस रोड पर जमीन नहीं है और मैं आके कहने लगूं कि मैं इस पे घर बनाऊंगा, तो पता नहीं कहां से तो जमीन आएगी और कहां से वो घर बनेगा। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि राजनीति करने आए हो तो फिर नहीं बताऊंगा, नॉर्मल स्टूडेंट हो तो सुनो। मैंने कहा सर मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हो तुम। तो उसके बाद भी फिर कुछ आम आदमी पार्टी के समर्थन, वही गोपाल राय जिंदाबाद, गोपाल राय जिंदाबाद नारे लगाने लगे मेरी आवाज को दबाने के लिए। फिर मैंने वहां भारत माता की जय के नारा मारा। तो आप यकीन मानना, उनमें से एक सिंगल व्यक्ति ने भारत माता की जय का मतलब पिवट बैक नहीं दी। मेरे साथ ही 2-3 लोग थे, मेरे साथ भारत माता की जय जैसे मैंने बोला वैसे मेरे साथ जो 3-4 लोग थे उन्होंने जय बोला। तो मैंने वहां बोला भी कि आप गोपाल राय जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो पर आप भारत माता की जय के नारे नहीं लगा रहे। तो वहां भी इनका जो शिक्षा मॉडल था वो दिखाया, और आने वाले समय के अंदर भी हमने इनसे बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया है कि
अगर इन कॉलेजों को आपने कहीं भी ले जाने की कोशिश की तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और तमाम दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र जो भी उन 12 कॉलेजों के अंदर पढ़ रहे हैं वो रोड पर उतरकर विरोध करेंगे। जैसे आपने ये बात बताई, तो राजनीति में आप किसी को गुरु मानते हो अपना? एक होता है ना कि हम किसी से देख के सीखते हैं, तो किसी को तो देखा होगा कि मतलब ये इस बंदे में दम है। एक बात मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत फॉलो करता हूँ और मतलब बहुत सारी आप अगर मेरे ऑफिस में आएंगे तो पूरा दिन वही चलते रहते हैं कि क्या कब कैसे कहाँ। तो कभी आप मिले कभी उनसे? पीएम नहीं मिला नहीं हूँ, बट मैंने उनके लिए एक तस्वीर बना के रख रखी है, तब भी मिलूंगा तब उनको तस्वीर दूंगा। अभी तो हमारे पीएम जी बिजी है, जैसे अभी हो सकता है इस बीच में मिलने। हाँ, तभी आपका प्लान है अयोध्या जाने का? राम जी नहीं मैं जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि कोई भी ऐसा मतलब वहां ना जाए, हम अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ही। तो आपने सोचा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में दिवाली बनाने का मन? दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 1.5 लाख दियों के साथ हम 22 तारीख को दिवाली बनाएंगे और मतलब चारों ओर भगवा रहेगा। तो जैसे ना मैं भगवत गीता श्री कृष्ण में बहुत मानता हूँ, तो हमारे साइड में भगवत गीता रखी है, तो हमने ना इस बाउल में कुछ चिट्स रखी हैं। तो हम ये कहते हैं जैसे एक जुडिशरी का रूल है, नियम है कि आप जो बोलोगे सच के सिवा नहीं बोलोगे। तो वैसे ही भगवत गीता को साक्षी मान के आपको चिट उठानी है और आपको सच बोलना। कि जब मैं पहले ही देख ली थी जब मैं आया था। चलो देखते हैं। बहुत सिंपल चीज है, अपॉर्चुनिटी। कि आपकी लाइफ में आप ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी चाहोगे कि आप अपनी लाइफ बदल दोगे या तो आप लोगों के लिए चीजें बदल दोगे? यार मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे कारण जितने लोगों का भला हो जाए वो बेस्ट है, और ये सच है। अगर आप इसको मतलब बहुत से लोग इस पे भी बात उठा देंगे कि वहां भाई राजनीतिक बातें कर रहा है या फिर कुछ भी, बट मैं ये चाहता हूँ जो मेरे दिल की बात है कि मैं कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास आए तो मैं उसका मतलब काम करवा सकूं, या फिर मेरी साइड से अगर उसका भला हो रहा था मैं उसका भला कर सकूं। दूसरी दो एक और उठानी है, मतलब येलो नहीं उठा सकते? अच्छा, बार बार खुली हुई है वाली। थ्रेड। जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? जिंदगी का सबसे बड़ा डर मुझे मेरी माँ से दूर करना, बहुत बड़ा डर है। इसके अलावा आपको किसी चीज से डर नहीं लगता? कुछ नहीं। तो जैसे मैंने बात करी, तो जैसे राम जी का मंदिर बना है, 22 तारीख को ओपनिंग है, तो मैं वैसे ही बात करूंगा नॉर्मली कि एक टाइम था कि जब कोई ना सनातन का किसी को पता भी नहीं था। अगर लोग थे हिंदू तो भी थे, सनातन तब भी था, लेकिन किसी को पता नहीं था, ना कोई जागरूक था, ना कोई बात करता था इस बारे में। तो अगर आपको कोई ये मौका दे कि आप लोगों को जागरूक करो, तो आप सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहेंगे? सनातन को लेकर? हाँ। क्योंकि मैं भगवान को खुद भी बहुत मानता हूँ और लोगों को जागरूक करने की आज की डेट में तो जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही 22 तारीख को राम मंदिर बनेगा और लोग पहले से भी जागरूक हैं। हमारे जो कार सेवक है, जागरूक लोगों को उन्होंने किया, हम तो क्या जागरूक करेंगे, जागरूक उन्होंने किया और उनके कारण ही आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और अगर मैं सोचता हूँ ये बात कि अगर मैं उस समय होता तो मैं चाहता था कि मैं भी एक कार सेवक होता। मुझे आपसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आपने जो भी आपके मुद्दे हैं आप वो पूरे करो। धन्यवाद। ठीक है, हमारी तरफ से एक बहुत छोटा सा गिफ्ट है, तो मैं आपको ये गिफ्ट देना चाहूंगा। थैंक यू सो मतलब ऐसा कुछ है नहीं खास, लेकिन मेरी तरफ से बात वो है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में को आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। विश कि मैं कभी डीयू साइड कभी मेरे लायक कोई सेवा हो किसी को भी बताना भाई, ठीक है।